हेलो स्टूडेंट, मैं वर्षा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिमालय एजुके इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम कवर करेंगे आपके पॉलिटी साइंस का चैप्टर नंबर 3, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चॉइस इन इंडिया, भारत में आर्थिक विकास और राजनीतिक विकल्प। ये जो चैप्टर है आपके सीयूटी यूजी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपके बोर्ड के रिगार्डिंग भी ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं इस चैप्टर में ये भी बताती रहूंगी कि आपका जो रिटन पेपर होगा सीबीएसई में 12th में, उसमें कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, किसका क्या डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। वो सब कुछ मैं बीच बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताती रहूंगी, तो क्लास को बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि 1947 में, पेन चेंज करते हैं, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, ब्रिटिश से आजाद हुआ था। 200 साल ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था। अब आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। जो हमारे देश के अंदर जो लोग थे वो काफी गरीबी रेखा के नीचे थे, और कुछ ही लोग जो थे वो अमीर थे। तो इन दोनों के बीच का एक तो डिफरेंस खत्म करना था, और उसके अलावा भी काफी ना चैलेंजेस थे ना हमारे जो नेता थे उनके सामने। क्या था, एक तो हमारे जो भारत है, हमारा जो देश है, उसको जो दूसरे देश से जो हमारा बॉर्डर है वो सिक्योर करना, पहला ये। दूसरा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दो चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था, जो बड़ी सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज थी हमारे सामने, वो थी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या क्या चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसमें था सभी नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना, और ना कि केवल कुछ लोगों का। इसके साथ ही आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस दोनों को हासिल करना, ये जरूरी था। ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे उस समय के जो राजनेता थे उनके सामने। और ये चुनौती लोकतंत्र स्थापना से भी अधिक कठिन और दीर्घकालिक साबित हुई। कैसे हुई हम आगे देखेंगे। चलिए, ये आप चैलेंजेस समझ गए कि क्या था हमारे जो राजनेता थे उनके सामने। अब ये देखते हैं कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। पहले 2006 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने तय किया कि उड़ीसा के अंदर क्या है, उड़ीसा में लोहा आयरन ओर का विशाल भंडार है, ये सबको पता था, ठीक है। तो सरकार ने ये ना डिसाइड किया कि हम वहाँ क्या लगाएंगे, स्टील प्लांट लगाएंगे। और उन स्टील प्लांट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन कर दिए। अब उड़ीसा के अंदर सबसे बड़ा ना आयरन ओर था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था हम स्टील प्लांट लगाएंगे, और ये पास कर दिया गया। अब जो गवर्नमेंट थी उनका उद्देश्य क्या था कि स्टील प्लांट लगाएंगे तो एक तो हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, दूसरी बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहे। अब क्या रहे नेगेटिव इफेक्ट? हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? उनको क्या डर था? घर और आजीविका छीनने का डर था। उन्हें लगा कि यहाँ पे अगर स्टील प्लांट लगाया गया तो हमारी जो कल्चर है, हम जैसे रहते हैं, हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उनको ये डर था। दूसरा क्या था? पर्यावरण, जो पर्यावरण था, प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। लोगों को ये भी डर था क्या होगा कि पर्यावरण और को नुकसान होगा। क्यों होगा? क्या से क्या होगा? अगर स्टील प्लांट लगाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, और उनका जो कल्चर है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहां के जो स्थायी लोग थे उनको ये चीजों का डर था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको क्या था कि पूंजी निवेश और रोजगार की उम्मीद थी। उनको लगा कि क्या होगा, पूंजी का निवेश होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमारी केंद्र की सरकार थी, निवेश और प्रेशर नॉट टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, निवेश को हस्तों सहित करने का दबाव था उनके ऊपर। उन्हें ये लगा कि देखिए, होता यह है कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में इन्वेस्टमेंट कर देती है तो उनको ये डर था कि अगर पहला पहला हमारा एक तो देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, हमने पहली बार ही कोई बड़ा प्लांट लगाने की सोची है, इसमें भी अगर हम वापस हाथ खींच लेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये संदेश जाएगा कि भारत जो है, भारत इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों के दबाव में कभी भी कोई चीज पलट सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव था। तो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही थे। जो वहाँ के स्थायी लोग थे वो अपनी जगह सही थे, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपनी जगह सही थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपनी जगह सही थी। अब सबके अलग अलग विचार थे, ठीक है। लेकिन आज मैं कुछ अलग पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाएंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए,
निर्णय लेने की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको वो केस क्यों बताया कि वहां पे अभी डिसीजन ले नहीं पा रहे, ना स्टेट ले पा रही है ना सेंटर ले पा रहे, और जो आदिवासी हैं उनको भी ये चीजों का डर है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज में कंक्लूजन ये निकलता है कि आप कोई भी अगर पॉलिटिक्स है हमारी, कोई सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में है, वो कोई भी अगर डिसीजन लेगी ना तो उसका सबको देख के ही उसको डिसीजन लेना पड़ता है। वो अपने ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसको पब्लिक का भी देखना पड़ता है, उसको फायदे का भी देखना पड़ता है, नुकसान का भी देखना पड़ता है, ओवरऑल उसको 360 चीजें देख के ही डिसीजन लेना होगा। देखिए, अब एक्सपर्ट क्या एडवाइस देते हैं कि माइनिंग, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, उनकी सलाह होती है कि माइनिंग, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ठीक है, वही जो जनता होती है, जनता की भावनाएं, ये भी जरूरी होती है। ठीक है, इन दोनों को देखते हुए क्या लिया जाता है, पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिसीजन लेते हैं हमारे जो पॉलिटिक्स, उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब हमारा जो डिसीजन होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारे नेता ही करते हैं। और नेताओं का भी ये होता है कि सबको देख के, ठीक है, क्या ले, डिसीजन ले। तो लोकतंत्र में ऐसे बड़े निर्णय जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा ही लिए जाने चाहिए। ओके, चलिए, ये आप समझ गए कि जो डिसीजन लिया जाता है हमारे देश के अंदर वो किस बुनियाद पे लिया जाता है और किस बुनियाद पे लेना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें आप समझ गए। लेकिन कुछ, जब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था तो कुछ लोग इसके कुछ चीजों के पक्ष में थे, कुछ चीजों के विपक्ष में थे, उनको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, वामपंथ और दक्षिण पंथ, राइट विंग और लेफ्ट विंग और राइट विंग, अब ये क्या होते हैं, ये दो दो अलग अलग खेमे थे। अब लेफ्ट विंग का क्या कहना था कि गरीबों और पिछड़ों वर्गों का समर्थन, ये गरीब और जो पिछड़े वर्ग थे उनके समर्थन में थे, और इनके साथ इनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वहीं जो राइट विंग थे वो ये मानते थे कि फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी, क्या छोड़ देना चाहिए, फ्री कंपटीशन छोड़ देना चाहिए और मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और इनका और क्या मानना था, इनका ये मानना था कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कम से कम करे, जरूरत हो तो करे, ना तो ना करे। ये दोनों के अलग अलग, दोनों के विचार थे। ओके, चलिए, ये तो आपने देख लिया। उसके बाद में जब हमारी जो इंडिया थी उसने क्या किया, उसने देश दुनिया देखी कि कौन सा ना देश है वहाँ उनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो दो बड़े देश थे पहले वो देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट था हमारा यूएसए और यूरोप। अब यूएसए और जो यूरोप थे वो क्या थे, कैपिटलिस्ट थे। ठीक है, पूंजीवादी थे, लिबरल कैपिटलिस्ट थे, क्या हिंदी में कहे तो उदारवादी। अब इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट कम से कम इंटरफेयर करे, ठीक है, और मार्केट के ऊपर ही सारी चीजें छोड़ दी जाए और मार्केट ही इसको आगे जाके सही कर देगा, उनका ये मानना था। वहीं जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, अब सोशलिस्ट कहाँ अपनाई गई थी, सोवियत संघ, यूएसएसआर में। इनका ये कहना था कि नहीं, मार्केट के ऊपर कोई चीज नहीं छोड़नी है, गवर्नमेंट सब चीजें कंट्रोल करेगा और जिसको जितनी जरूरत होगी पब्लिक को उतना मिल जाएगा। ये सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने में यकीन रखते थे। चलिए, अब क्या है, भारत का चुनाव, इंडियाज चॉइस। अब इंडिया की क्या चॉइस थी, नेहरू सहित कई भारतीय नेता सोवियत मॉडल से प्रभावित हुए, मतलब ये सोवियत मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सहमति बनी कि सरकार को गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन की जिम्मेदारी लेनी होगी, विकास को निजी हाथों, प्राइवेट एक्टर्स में नहीं छोड़ा जा सकता। अब इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम ओनली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इनका भी मानना भी सही था। क्यों था कि हमारी उस वक्त की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे थी और उनको बैलेंस में लाना था, इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था। ठीक है, चलिए, ये आप सब कुछ समझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि देश तो हमारा आजाद हुआ था 1947 के अंदर, लेकिन 1944 के अंदर द बॉम्बे प्लान बनाया गया। अब इस बॉम्बे प्लान का मिथ क्या था मैं थोड़ा बता देती हूँ कि अक्सर माना जाता है कि जो उद्योगपति होते हैं वो सरकारी नियंत्रण का विरोध करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। अब मोस्टली जहाँ उद्योगपति होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा या इंडस्ट्री वाले लोग होंगे, ठीक है, अब वो क्या चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कम से कम इंटरफेयर करे। क्यों चाहेंगे ऐसा, कि हम आराम से अपने फ्रीली प्रोडक्ट बनाए, हमें जिस पे जितनी प्राइस रखनी हो हम रखे। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो हम नहीं रख पाएंगे। लेकिन
बॉम्बे प्लान जो हुआ था 1944 के अंदर, इसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को कि आप इंटरफेयर करो, आप प्लान बनाओ, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और ये जो चलन था ये 1944 से स्टार्ट हो चुका था। कब स्टार्ट हुआ? 1944 में। और किसने स्टार्ट किया? बड़े उद्योगपतियों का एक समूह था उसने। और प्रस्ताव नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी का प्रस्ताव दिया गया गवर्नमेंट को। और मांग क्या थी कि सरकार जो है औद्योगिक और आर्थिक निवेश में मुख्य भूमिका निभाए। ओके, चलिए, यहां से उन्होंने सरकार को कह दिया था कि देखिए आप प्लान बनाइए, आप बताइए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करनी है, ठीक है। उन्होंने सरकार को अप्रोच किया, ऊपर से सरकार ने नहीं किया, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने खुद ने जाके अप्रोच किया सरकार को। चलिए, अब ये सब खत्म हुआ कि क्या क्या डिफिकल्टीज थी गवर्नमेंट के सामने और कौन सा देश कौन सी इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसने अपनाया था, भारत ने उन दोनों को देख के क्या अपनाया था, ठीक है, क्या ना नेहरू जी ने डिसाइड किया था। इसके अलावा हमने ये देख ली कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या चाहते थे। उसके अलावा हमने ये देखा, उड़ीसा वाला केस देखा था हमने, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और दुविधा में थी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाहती थी, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी। और इन सबको देखते हुए हमने वो डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट जो होती है, हमारे जो राजनेता होते हैं हमारे, उनको डिसीजन कैसे लेना होता है, उनको जो माइनिंग इन्वायरमेंट जो कह सकते हैं कि एक तो फायदा देख के भी डिसीजन लेना होता है और पब्लिक का इमोशन देख के भी उनको डिसीजन लेना होता है। तो उड़ीसा वाले केस में हमें देख लिया था, ठीक है। वहाँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो दुविधा में इसलिए थी कि अगर हम ये प्लांट कैंसिल कर दे तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, एक गलत मैसेज जाएगा कि इंडिया है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही नहीं है। अब ये सारा तय हो चुका। अब जब ये चीजें आगे बढ़ी तो ये तय हो चुका था कि हमें अब इकोनॉमी चलानी कैसे है, हमें इकोनॉमी चलानी है प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। प्लान करके हमें चीजें आगे हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो क्या बनाई गई? प्लानिंग कमीशन बनाई गई। अब इस प्लानिंग कमीशन बनाई कब गई थी? मार्च 1950 में बनाई गई थी, कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा ही बनाई गई थी। एक चीज ध्यान रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ध्यान रखना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ओके। और इसकी भूमिका क्या थी? एडवाइजरी, सलाहकारी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हमेशा हमेशा जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। जब ये बनाई जाती है पंचवर्षीय योजना जितने सालों के लिए, उस वक्त जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके क्या रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं। देखिए, अब 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। 2015 तक इसको प्लानिंग कमीशन ही कहा जाता था, उसके बाद में इसको कर दिया गया है नीति आयोग। और अभी हमारे जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? हमारे अभी प्रेजेंट के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही क्या है? उसके अध्यक्ष है। चलिए, जो पंचवर्षीय योजना है उसकी प्रथम पढ़ते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से 1956 तक चला था। अब इसके अर्थशास्त्री कौन थे? इसके थे के.एन. राज, ठीक है, के.एन. राज इसके अर्थशास्त्री थे। इसमें क्या दिया गया था 5 साल में? इसमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर ध्यान दिया गया था, ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया था। क्योंकि मैं याद दिला दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 85% लगभग हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, इसलिए सबसे पहले इसी पे ध्यान दिया गया था। इसी के साथ में इसमें क्या क्या किया गया था, क्या प्रोजेक्ट्स लाए गए थे? एक तो भाखड़ा नागल बांध बनाई गई थी, भाखड़ा नागल बांध और सिंचाई, डैम्स और इरिगेशन पे ध्यान दिया गया था, ये प्रोजेक्ट लाए गए थे। इसके अलावा सुधार किए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, इस पे जोर दिया गया। और इनका लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय की आय बढ़ाना, इंक्रीज नेशनल इनकम, हमारी जो राष्ट्र है उसकी क्या बढ़ाना? आय बढ़ाना, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपने देख ली। फिर सेकंड पंचवर्षीय योजना लाई गई इसके बाद में 1956 से 1961 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या था? ये लाए कौन थे? ये हमारे जो आर्किटेक्ट थे, पीसी महालनोबिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकंड जो है आपकी ये 5 ईयर प्लान, ये एज इट इज आपको लिखने के लिए सीबीएसई बोर्ड में पूछ लेते हैं 12th के अंदर, ठीक है। आपके 12th के बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि सेकंड 5 ईयर प्लान लिखो। आपको डेट भी याद होनी चाहिए, किसने लिखा था, वो सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ये जो पीपीटी है हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, ये जो इतने भी शॉर्ट्स नोट्स है आपके, ठीक है। अब इसमें जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो किस चीज को दी गई थी? इसमें भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, बिजली, रेलवे और इस्पात मतलब स्टील वगैरह था, ठीक है। इसको क्या दिया गया था? सबसे ज्यादा
प्रायोरिटी दी गई थी इसके अंदर। और इनका कहना क्या था, इनका कहना ये था कि इंडस्ट्रीज में क्या हो, तेजी तेजी उद्योगीकरण, मतलब आप जल्दी जल्दी हम क्या कर सकते हैं, उद्योगीकरण कर सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो होगी। इनका कहना का मतलब सिंपल सा ये था कि हमारी इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है ना, तो हमें ये चीज करनी ही पड़ेगी, जो उद्योगीकरण है उसमें तेजी लानी ही पड़ेगी। उनका सिंपल सा चीज ये कहनी थी। अब नीति क्या थी, आयात पर भारी शुल्क, टैरिफ, देशी उद्योगों का संरक्षण। ये कहना था कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, कोई बाहर देशों से कोई चीज खरीदेंगे, जैसे हम कोई खरीद लेते हैं तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था कि अगर हम डरेंगे किस चीज से, कि हम अगर बाहर से कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम कोई कार खरीद रहे हैं, कोई करोड़पति आदमी हो, बाहर से करोड़पति मान लो, मिडिल क्लास ही है, और उसकी इतनी है ना हैसियत है वो बाहर से कार खरीद सके, उसने जितने पैसों में वो कार बाहर से खरीदी है उतना ही उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। 10 लाख की कार आई तो 10 लाख की उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसके लिए तो कार 20 लाख की पड़ी। वहीं अगर वो इंडिया की कंपनी की, कोई इंडिया के अंदर का ना खरीदेगा, तो वही उसको कितने की पड़ रही है, 5 या 6 लाख में पड़ रही है। ठीक है, तो वो बाहर से क्यों खरीदेगा। तो लोगों में ये चीज करने के लिए आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा खरीदिए। ठीक है, तो टैरिफ क्या किया, ज्यादा लगा दिया, कि अगर लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो टैरिफ ज्यादा लगा दो, तो उनको लगेगा हाँ डबल पैसा दे रहा हूँ, क्या मतलब, इससे अच्छा मैं अपनी घर की चीज ही खरीद लूं, तो इसलिए टैरिफ ज्यादा लगाया गया। अब राजनीतिक लक्ष्य क्या था, समाजवादी ढांचा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये अवधि अधिवेशन 1955 इसमें ये किया गया था। ओके, ये आप समझ गए। अब मैं थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ। ये टेबल जो है ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो फर्स्ट ईयर प्लान है और सेकंड ईयर जो प्लान है उन दोनों का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है एज इट इज, और आपको टेबल फॉर्मेट में ही वो लिख के आना है, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में मत लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना उसको क्लियरली चीजें दिखनी चाहिए। तो देखिए समय क्या था, 1951, 1956 और 1956 से 1961 तक। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में देख लीजिए कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट कौन थे इसके अंदर, के एन राज, यहाँ पर कौन थे आपके, पीसी महालनोबिस। उसके बाद में यहाँ पे किस पे ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर पर, यहाँ किस पे ध्यान दिया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज पे। वहीं इसकी अप्रोच क्या थी, पेशेंस के साथ में, मतलब धीरे धीरे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्लोली स्लोली हम ग्रो करेंगे। लेकिन इसमें क्या था, रैपिड, फास्ट फास्ट, सब चीजें क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ओके, चलिए ये समझ गए। लेकिन जब ये चीजें हो गई, जो फर्स्ट ईयर प्लान सेकंड ईयर प्लान जो भी हो गया, लेकिन इन दोनों चीजों ने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। अब कंट्रोवर्सी क्या थी, सुनिए। क्या हुआ था कि पहले प्लान में एग्रीकल्चर थी, सेकंड में क्या था, इंडस्ट्री थी। लेकिन इंडस्ट्री की वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। क्या मिले, एक तो खेती पर ध्यान कम देने से भोजन की कमी का खतरा बढ़ गया और कृषि क्षेत्र पिछड़ गया। वहीं दूसरा क्या था कि कुछ आलोचक ये कह रहे थे कि जो शहर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, जो गांव है उसको अनदेखा किया जा रहा है। गांव की जो चीजें हैं, गांव में जो डेवलपमेंट है उसको अनदेखा किया जा रहा है, और कहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, शहरों पे ध्यान दिया जा रहा है। वहीं इसके अल्टरनेटिव व्यू भी थे, कुछ अलग व्यू भी थे। क्या थे, जो जेसी कुमारप्पा थे, वो गांधीवादी विचारधारा के थे। उनका ये कहना था कि ग्रामीण का क्या होना चाहिए, उद्योगीकरण होना चाहिए। वहीं जो चौधरी चरण सिंह थे, एक बड़े ना किसान नेता था, उनका ये कहना चाहिए कृषि को केंद्र में रखने की वकालत। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को केंद्र में ना रख के, सेंटर में ना रखे, आप क्या रखिए, आप कृषि को ना, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको सेंटर में रखिए। तो ये सबके अलग अलग मत थे। अब ये आप समझ गए। लेकिन इन चीजों ने, जो फर्स्ट ईयर प्लान था, सेकंड ईयर जो 5 ईयर प्लान था, इन्होंने हमें क्या दिया, ये देखते हैं। दिया सब बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि फालतू चीजें गई, नहीं नहीं नहीं। जो 5-5 साल ये चीजें चली है, इन चीजों से ही हमारे जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था उस वक्त। तो क्या था देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि एक तो भागड़ा और हीराकुंड जैसी बांध हमें मिली, भिलाई जो स्टील प्लांट था वो ना बनाया गया, रेलवे पे ध्यान दिया गया, लैंड रिफॉर्म किए गए। लैंड रिफॉर्म में जो जमींदारी प्रथा थी बहुत खराब थी वो उस वक्त, ठीक है, उसको उसकी दिशा में भी काम किया गया, उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद में आर्थिक विकास, शुरुआती दौर में बचत भी बड़ी थी, ठीक है। तो ये कुछ फायदे भी हुए थे इस चीज के। लेकिन अब देखिए, हर चीज अच्छी नहीं होती है ना, जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1960 के दशक के मध्य भारी संकट हुआ,
ठीक है, सरकार को कुछ हानि, इकोनॉमी में कह सकते हैं कि कुछ गिरावट आई, जो पहले सेविंग वगैरह हो रही थी अब नहीं हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी हमारी वो योजना का अवकाश लाना पड़ा। अभी योजना का अवकाश क्या था कि जो भी चीजें चल रही थी, जो भी योजनाएं, पॉलिसी, जो भी प्लांट बना रहे थे, वो चीजें जो भी चल रही थी इंडस्ट्रीज की, एग्रीकल्चर की, उसको ठप कर दिया गया एक टाइम के लिए। क्यों कर दिया गया? अब पैसा नहीं था। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी। अभी कब किया गया था ये? 1966 से 1969 में किया गया था। और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ठीक है, अवकाश कहा जाता है। ओके, ये समझ गए। अब हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है कि इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं और क्या आपके एग्जाम में आ सकती है। लास्ट में सवाल ये उठता है कि फिर आखिर में हमारी इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? ठीक है, मतलब हम कौन सी इकोनॉमी के रास्ते पे चले थे? देखो, नेहरू जी तो ना किसको ना ज्यादा सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट को ज्यादा सपोर्ट करते। यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी उसको, उस पे ज्यादा जोर देते थे कि ये ठीक है। वो क्यों जोर देते थे? कि गरीब पीछे ना रह जाए, क्योंकि कंडीशन उस वक्त हमारी क्या थी, हमारा देश किस लगभग जो पॉपुलेशन थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी, इसलिए उनका ये डिसीजन था। लेकिन लास्ट में जाते जाते ओवरऑल हमने कौन सी जो इकोनॉमिक सिस्टम है अपनाया? हमने अपनाई मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था? कैपिटलिस्ट भी थी और सोशलिस्ट भी थी, मतलब दोनों का मिक्स था। कुछ चीजें इसकी अच्छी थी तो हमने ली, कुछ चीजें इसकी अच्छी थी तो वो भी हमने ली। इसकी डिटेल क्लास हमारे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इस पे अवेलेबल है, आप जाके देखिएगा तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का जो पूरा कंसेप्ट है डिटेल में वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना, जिसमें राज्य और निजी सतह दोनों की भूमिका थी। नियोजन प्लानिंग ने देश की आर्थिक नींव रखी, लेकिन गरीबी, असमानता जैसी समस्याओं को पूरी तरह हल नहीं कर पाया। रखी तो थी लेकिन अभी भी पूरी तरह हल नहीं कर पाया। पहले भी नहीं कर पाया था, अभी भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। विकास केवल आर्थिक प्रश्न नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनाव, पॉलिटिकल चॉइस भी है। इन शुरुआती फैसलों ने स्वतंत्र भारत के भविष्य और राजनीतिक दिशा तय की थी। तो ओवरऑल आप समझ गए कि हमारे जो भारत था उसने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, कुछ कैपिटलिस्ट की चीजें अपनाई, कुछ इन्होंने सोशलिस्ट की चीजें अपनाई। ठीक है, लेकिन अपना तो ली, लेकिन पूरी तरह गरीबी को क्या नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके जितने भी शॉर्ट्स नोट्स है इस टॉपिक के, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ये सारा मैंने पीपीटी में डाल दिया है। ठीक है, मिलते हैं आपको पॉलिटी साइंस की अगले चैप्टर में। जब तक के लिए सबको गुड बाय एंड टेक केयर।